जीवन की शुरुआत। स्वार्थी जीन का जन्म अरबों साल पहले, जब न कोई इंसान था, न जानवर, न पेड़, न हवा में ऑक्सीजन। सिर्फ सागर की गहराइयों में रासायनिक कण तैर रहे थे। और इन्हीं कणों के बीच कहीं हुआ था एक चमत्कार। एक ऐसा अणु बना जिसने खुद को दोहराने की क्षमता पाई। वही था पहला सेल्फिश जीन। जीवन की पहली सांस। उस समय पृथ्वी का दृश्य कुछ अलग था। आग के पहाड़, उबलते समुद्र, अमोनिया और मीथेन से भरी हवा और बिजली की चमक। विज्ञान कहता है जीवन की शुरुआत किसी सृजनकर्ता देवता ने नहीं की, बल्कि यह एक रासायनिक दुर्घटना थी। एक रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल बना जिसने खुद की कॉपी बनाना सीखा। यहीं से शुरू हुई जीन की कहानी। ये जीन किसी जीव के अंदर नहीं रहते थे, बल्कि स्वयं जीव थे। वे सागर में तैरते हुए रासायनिक संसाधन खोजते और अपने जैसे नए जीन बनाते। जो खुद को कॉपी नहीं कर पाया वो मिट गया, जो कर पाया वही बना जीवन का बीज। समय के साथ कुछ जीन अधिक स्थिर हुए, कुछ तेजी से काम करने वाले। धीरे धीरे उन्होंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोशिकाएं बनाई, और यही कोशिकाएं आगे चलकर हर जीव का आधार बनी। जीन क्या है? हर जीव, पौधा, जानवर, इंसान जीन से बना है। जीन वह मूल इकाई है जो हमारी शारीरिक बनावट, रंग, स्वभाव, बुद्धि सब कुछ निर्धारित करती है। आपकी आंखें नीली हैं या भूरी, यह जीन तय करता है। आप दयालु हैं या आक्रामक, यह भी जीन तय करता है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, हम अपने जीन के वाहन हैं। जीन ही असली खिलाड़ी हैं और हम सिर्फ उनकी मशीनें। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, जीना, खाना, प्रेम करना, संतान पैदा करना, वह सब किसी न किसी रूप में जीन के स्वार्थी उद्देश्य की पूर्ति करता है। अपनी प्रतिलिपि बनाना और आगे बढ़ाना। जीव नहीं, जीन अमर हैं। आप, मैं, हर इंसान कुछ सालों के लिए इस धरती पर है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन हमारे जीन वो हमारे बच्चों में, फिर उनके बच्चों में जीवित रहते हैं। इस तरह शरीर तो अस्थाई है, पर जीन अमर है। यही कारण है कि डॉकिंस कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन डजंट वर्क ऑन इंडिविजुअल्स, इट वर्क्स ऑन जीन्स। इसका मतलब यह नहीं कि जीन सोचते हैं या योजनाएं बनाते हैं, बल्कि यह कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, हमेशा उन्हीं जीन को आगे बढ़ाता है जो खुद को सफलतापूर्वक कॉपी कर पाए। स्वार्थी शब्द का असली अर्थ अब सवाल उठता है। सेल्फिश जीन क्यों? क्या जीन सच में स्वार्थी होते हैं? क्या उनमें भावना होती है? नहीं। यहां स्वार्थी का मतलब नैतिक नहीं, बल्कि कार्यात्मक है। हर जीन का एकमात्र उद्देश्य है अपने अस्तित्व को बनाए रखना, चाहे बाकी का क्या हो। अगर किसी जीन की स्ट्रेटजी यह हो कि मैं दूसरों की मदद करके ज्यादा टिक सकता हूं, तो वो भी स्वार्थ का ही एक रूप है, क्योंकि अंततः उसका लक्ष्य वही है, अपनी संख्या बढ़ाना। उदाहरण के लिए, एक पक्षी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए खुद भूखा रहता है। यह परोपकार नहीं, बल्कि जीन का स्वार्थ है, क्योंकि बच्चों में वही जीन मौजूद हैं जो माता पिता में हैं। उनका बचना जीन का बचना है। हम कौन हैं? हम अपने आप को व्यक्ति मानते हैं, पर वास्तव में हम अरबों जीनों का गठजोड़ हैं जो करोड़ों सालों से विकसित हुए हैं ताकि अपने जैसे और जीन बना सकें। हमारी आंखें, दिल, दिमाग, भावनाएं सब जीन की रणनीति हैं। हम जिस चीज को स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल कहते हैं, वो भी शायद सिर्फ जीन की रचना हो। जीन हमें जीवित महसूस कराते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी मशीन चाहिए जो खुद को सुरक्षित रख सके, संसाधन जुटा सके और उनके जैसे और बना सके। जीवन का खेल जीत कौनता है? अब कल्पना कीजिए, एक विशाल जैविक खेल चल रहा है। हर जीव, हर कोशिका, हर प्रजाति इस खेल में खिलाड़ी है। पर असल में खेल खेल रहे हैं जीन। जो जीन सफल रणनीतियां अपनाते हैं वे पीढ़ियों तक बने रहते हैं। जो असफल होते हैं वे मिट जाते हैं। यही नेचुरल सिलेक्शन है, प्रकृति का निर्मम पर सुंदर नियम। उदाहरण के लिए, किसी मछली का रंग समुद्र के रंग जैसा होता है ताकि शिकारी उसे न देख सके। यह मछली की चाल नहीं, उसके जीन की रणनीति है। वो जीन जो छिपने वाले रंग देते हैं वे बचते हैं, बाकी मर जाते हैं। जीन का स्वार्थ और जीवन का सौंदर्य। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब कुछ जीन के स्वार्थ पर टिका है तो जीवन इतना सुंदर क्यों है? प्यार, दया, कला, संगीत, बलिदान, ये सब कहां से आए? उत्तर है
स्वार्थ हमेशा क्रूर नहीं होता। कई बार सहयोग भी स्वार्थ की सबसे सफल रणनीति होती है। जब दो जीन सहयोग करते हैं तो दोनों की जीत होती है। इसलिए प्रकृति में प्रेम, परिवार, समाज और करुणा विकसित हुए। वे हमारे जीन की जटिल योजनाओं का हिस्सा हैं। सेल्फिशनेस लीड्स टू कोऑपरेशन बिकॉज कोऑपरेशन हेल्प्स सेल्फिश जीन सर्वाइव। करोड़ों साल का सफर आज जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो समझिए आप अरबों सालों के जीन युद्ध का नतीजा है। हर अंग, हर भावना, हर निर्णय जीन की सफल रणनीति का प्रमाण है। आपके भीतर कुछ जीन ऐसे हैं जो पहली कोशिका के जन्म से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। आपका शरीर बदल गया, लेकिन वे नहीं। वो अब भी वही हैं, वही स्वार्थी, वही अमर। हम उनके वाहन हैं। अब सोचिए, जीन को खुद जीवित रहने के लिए किसी शरीर की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिना शरीर के वे खुद को फैला नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बनाया हम उनके वाहन, व्हीकल हैं, उनके सर्वाइवल मशीन्स। वे हमारे शरीर के भीतर छिपे हुए हैं और हर पल हमारी जैविक मशीन को नियंत्रित कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, पर कई बार हमारे भीतर की इच्छा, डर, प्रेम सब किसी न किसी जीन की एवोल्यूशनरी योजना का हिस्सा होता है। अंत नहीं, शुरुआत है सेल्फिश जीन का विचार। हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन स्वार्थी है, बल्कि यह बताता है कि स्वार्थ से ही सहयोग, प्रेम और जीवन संभव हुआ है। हम अपने जीन की कहानी हैं, पर अब हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हम सिर्फ उनकी मशीन बने रहेंगे या अपनी चेतना से ऊपर उठेंगे। हम जीन की मशीन हैं, लेकिन हम एकमात्र ऐसी मशीन हैं जो जानती है कि वह मशीन है। विकास की असली कहानी, सर्वाइवल ऑफ द जीन। जब चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी, तब उन्होंने कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे योग्य है वही जीवित रहेगा। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस ने कहा, नहीं, जीव नहीं, असली प्रतियोगिता जीनों के बीच होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द जीन। डार्विन ने देखा कि हर जीव अपनी प्रजाति के अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। जो अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं और अपनी संतति छोड़ते हैं। पर डॉकिंस ने सवाल उठाया, जब एक जीव मर जाता है तो उसका जीन कैसे जीवित रहता है? उत्तर था, क्योंकि जीन अपनी कॉपी अगले शरीरों में भेज देता है। यही है सर्वाइवल ऑफ द जीन। इस सिद्धांत में जीवन एक भव्य प्रयोगशाला बन जाता है, जहां हर जीव, हर पौधा, हर बैक्टीरिया सिर्फ एक प्रयोग है और हर प्रयोग का लक्ष्य है कौन सा जीन सबसे बेहतर तरीके से खुद को आगे बढ़ा सकता है। जीन का गुप्त युद्ध कल्पना कीजिए। आपके भीतर लगभग 20,000 जीन हैं। हर जीन अपना काम करता है। कोई आंख बनाता है, कोई मांसपेशी, कोई दिमाग। लेकिन इनके बीच एक गुप्त युद्ध भी चलता है, क्योंकि जब शरीर प्रजनन करता है तो हर जीन चाहता है कि उसकी कॉपी अगली पीढ़ी में पहुंचे। कुछ जीन सफल रणनीतियां अपनाते हैं। वे शरीर को स्वस्थ, आकर्षक या बुद्धिमान बनाते हैं ताकि साथी मिले, बच्चे हों और जीन आगे बढ़े। बाकी जीन पीछे रह जाते हैं। वे विकास के इस खेल से बाहर हो जाते हैं। प्रकृति का खेल, चयन और असफलता। प्राकृतिक चयन का नियम सीधा है। अगर कोई जीन ऐसी मशीन बनाता है जो टिक सके तो वह टिकेगा, जो नहीं टिकता वो मिट जाएगा। यहां मशीन यानी हमारा शरीर जीन का उपकरण है, जिसका मकसद जीन की यात्रा को जारी रखना है। हर दिन, हर सांस, हर व्यवहार इस खेल का हिस्सा है। हम खाते हैं ताकि शरीर जीवित रहे, क्योंकि जीवित शरीर ही जीन की सुरक्षा है। हम प्यार करते हैं, संतान पैदा करते हैं, क्योंकि यही जीन का प्रसार है। जीन और व्यवहार। अब सवाल उठता है, अगर जीन के पास दिमाग नहीं तो वे हमारे व्यवहार को कैसे तय करते हैं? जवाब है, विकास के जरिए। करोड़ों सालों में जिन व्यवहारों ने जीन को टिकाए रखा, वे हमारे मस्तिष्क में हार्ड कोड हो गए। उदाहरण के लिए, भय, फियर, जो हमारे पूर्वजों को शेर से डरने में मदद करता था, उनके जीन बचे। जो नहीं डरे, वे खा लिए गए। इसलिए आज भी जब कोई अंधेरे में आवाज होती है, हमारा दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है। यह जीन का प्रोग्राम है, हमारी चेतना नहीं। प्रेम और जीन का गठबंधन। हम सोचते हैं कि प्रेम एक भावनात्मक अनुभव है, पर वैज्ञानिक दृष्टि से यह जीन की योजना है। जीन जानता है कि अकेला जीव जिंदा रह सकता है, पर प्रजनन के बिना उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने हमारे भीतर आकर्षण,
प्रेम, लगाव जैसी भावनाएं डाली ताकि हम जोड़ी बनाकर संतान उत्पन्न करें। लव इज नॉट एन इल्यूजन, इट इज एवोल्यूशन ट्रिक। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो जीन अपने लिए एक नया वाहन, व्हीकल तैयार कर रहे होते हैं, हमारे बच्चों के रूप में। इंक्लूसिव फिटनेस, परिवार का गणित। डॉकिंस ने कहा, जीन सिर्फ अपने शरीर की परवाह नहीं करता, बल्कि उन शरीरों की भी जो उसके जैसे जीन साझा करते हैं। इसे कहते हैं इंक्लूसिव फिटनेस थ्योरी। इसलिए एक मां अपने बच्चे के लिए मरने तक तैयार होती है, क्योंकि बच्चे में उसके आधे जीन होते हैं। भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि वे अपने 50% जीन साझा करते हैं। ये परोपकार नहीं, बल्कि जीन का एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस है, स्वार्थ का विस्तृत रूप। प्रकृति में सहयोग और प्रतियोगिता, प्रकृति में हर जगह यह खेल दिखता है, कभी सहयोग, कभी संघर्ष। चींटियां अपने कॉलोनी के लिए मर जाती हैं, मधुमक्खियां रानी की रक्षा में डंक मारकर खुद को मार देती हैं, भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और इंसान समाज बनाते हैं। ये सभी सोशल बिहेवियर असल में जीन के सहयोगी नेटवर्क हैं, क्योंकि समूह में रहना जीन के जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। सेल्फिश जीन अनसेल्फिश बॉडीज बनाते हैं, स्वार्थी जीन निस्वार्थ शरीर बनाते हैं। इवोल्यूशनरी गेम थियरी, रणनीति का विज्ञान। अब सोचिए, अगर हर जीन जीतना चाहता है तो खेल में नियम क्या है? यहां आती है इवोल्यूशनरी गेम थ्योरी, जहां हर जीन अपनी रणनीति तय करता है। कुछ आक्रामक होते हैं, कुछ शांत, और प्रकृति हर रणनीति को परखती है। जैसे बाज, हॉक और कबूतर, डोव की थ्योरी। बाज हमेशा लड़ता है, कबूतर हमेशा पीछे हटता है। लेकिन अगर सब बाज हों तो सब मर जाएंगे, अगर सब कबूतर हों तो संसाधन कम पड़ेंगे। इसलिए प्रकृति संतुलन रखती है, कुछ आक्रामक, कुछ शांत। यही एवोल्यूशनरी स्टेबिलिटी है। इंसान का विकास बुद्धि की रणनीति, मनुष्य का मस्तिष्क विकास की सबसे बड़ी रणनीति है। जीन ने हमें सोचने की क्षमता दी ताकि हम परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकें। हम सिर्फ इंस्टिंक्ट से नहीं चलते, हम सीखते हैं, कल्पना करते हैं, योजना बनाते हैं। यह जीन की सबसे अद्भुत खोज है, एक ऐसा वाहन जो अपने प्रोग्राम को समझ सकता है। वी एयर सर्वाइवल मशीन कैपेबल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी हम ऐसे प्राणी हैं जो यह जान सकते हैं कि हम अपने जीन के नियंत्रण में हैं। जीन की जीत। पर इंसान का सवाल, अगर जीवन सिर्फ जीन की प्रतिस्पर्धा है तो क्या हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारे मूल्य सिर्फ जीन का भ्रम है? शायद हां, शायद नहीं। डॉकिंस कहते हैं, जीन का उद्देश्य स्पष्ट है, अपनी कॉपी बनाना किसी भी तरह, लेकिन मानव चेतना इस सीमा से आगे बढ़ सकती है। हम अब जीन को समझते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें संपादित करते हैं। हम क्रिस्पर जैसी तकनीकों से जीन को बदल सकते हैं। इसका मतलब अब जीन की कहानी का अगला अध्याय हम खुद लिखने वाले हैं। इवोल्यूशन इज नॉट अबाउट स्पीशीज, इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन। हमारे जीन वही सूचना है जो अरबों सालों से इस ब्रह्मांड की यात्रा कर रही है। हम बस उस कहानी के एक छोटे अध्याय हैं। पर अब जब हमने जीन की भाषा समझ ली है, तो सवाल है, क्या हम अपने जीन के गुलाम रहेंगे या उनके स्वामी बनेंगे? मशीन में बसे मालिक। शरीर एक जीन मशीन। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर हंसता क्यों है? जब आप डरते हैं तो दिल तेज क्यों धड़कता है? जब आप किसी को देखते हैं और आकर्षित होते हैं, ये इच्छा कहां से आती है? जवाब है, आपके भीतर बसे अदृश्य मालिक, जीन। शरीर एक जैविक यंत्र। हमारा शरीर एक परिपूर्ण मशीन है। हर कोशिका, हर हार्मोन, हर मांसपेशी एक निश्चित क्रम में काम करती है। लेकिन यह मशीन अपने आप नहीं चलती। इसके पीछे एक कोड है, डीएनए। डीएनए के भीतर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जेन्स। यही जीन हमारी मशीन को निर्देश देते हैं, कब बढ़ना है, कब खाना पचाना है, कब डरना है और कब प्रेम में पड़ना है। हम सोचते हैं कि हम सोचकर कुछ करते हैं, पर सच तो यह है कि हमारा सोचना भी जीन के आदेश का हिस्सा है। वी आर मशीन्स बिल्ड बाय जीन्स, प्रोग्राम टू सर्वाइव। मस्तिष्क जीन की सबसे महान रचना कहते हैं। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल वस्तु है। लेकिन सोचिए, यह भी जीन की रचना है। करोड़ों साल पहले जब जीव सिर्फ सरल कोशिकाएं थे, तो वे सिर्फ रासायनिक संकेतों से प्रतिक्रिया देते थे। धीरे धीरे जीन ने महसूस किया
कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, और यही से मस्तिष्क का जन्म हुआ। पहले यह केवल प्रतिक्रिया देने वाला था, फिर सीखने लगा, फिर योजनाएं बनाने लगा। आज इंसान का दिमाग वही सबसे उन्नत कंट्रोल सेंटर है, जहां जीन अपनी सबसे बुद्धिमान मशीन चला रहे हैं। जीन कैसे हमें संचालित करते हैं? कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक विशाल फैक्ट्री है। हर मशीनरी, दिल, फेफड़े, आंखें, जीन के ऑपरेटिंग मैनुअल से चलती है। लेकिन मजेदार बात यह है, यह फैक्ट्री अपने मालिक को नहीं देख सकती। वह सिर्फ आदेशों का पालन करती है। आपका दिल धड़कता है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्यों। आपका पेट भूख महसूस करता है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि वह आदेश कहां से आया। यानी हमारे शरीर का हर कार्य, हर प्रतिक्रिया, हर भावना जीन के लिखे प्रोग्राम का हिस्सा है। भावनाएं, बायोलॉजिकल कोड की भाषा, प्रेम, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, ये सब मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं। किसी को देखकर आकर्षित होना, किसी पर भरोसा करना या किसी से नफरत करना, ये सब रासायनिक संदेशों का खेल है। जीन ने ये भावनाएं इसलिए विकसित की ताकि जीव अधिक प्रभावी तरीके से जिएं और प्रजनन करें। उदाहरण के लिए डर, सुरक्षा के लिए; प्रेम, साझेदारी और संतान के लिए; गुस्सा, प्रभुत्व और सीमा तय करने के लिए; सहानुभूति, सामूहिक सहयोग के लिए। इमोशंस आर द टूल्स जीन्स यूज टू कंट्रोल सर्वाइवल मशीन्स। शरीर की रणनीतियां, एक छिपा हुआ नाटक। हमारे शरीर में हर व्यवहार का एक जैविक उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, जब आप थक जाते हैं तो शरीर नींद की मांग करता है। नींद कोई आलस नहीं, बल्कि जीन द्वारा निर्धारित रीसेट प्रक्रिया है, ताकि कोशिकाएं खुद को ठीक कर सकें। जब आप बीमार होते हैं तो शरीर बुखार पैदा करता है। यह जीन की रक्षा रणनीति है, क्योंकि तापमान बढ़ाकर वह वायरस को मारना चाहता है। यहां तक कि आंसू भी सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकेत है। जब आप रोते हैं, दूसरे लोग सहानुभूति से प्रेरित होकर आपकी मदद करते हैं। यानी जीन ने आंसुओं को भी एक सर्वाइवल टूल बनाया। माता पिता का प्रेम, जीन की अमृता का मार्ग। एक मां जब अपने बच्चे को गले लगाती है तो उसके भीतर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन जीन द्वारा नियंत्रित है। यह प्रेम और संरक्षण की भावना पैदा करता है, ताकि मां अपने बच्चे की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि बच्चे में वही जीन हैं जो मां में हैं। अगर बच्चा जीवित रहेगा तो वे जीन भी जीवित रहेंगे। इसलिए माता पिता का त्याग और प्रेम असल में जीन की सेल्फिश लेकिन शानदार रणनीति है। पेरेंट्स डोंट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन आउट ऑफ मोरालिटी, दे प्रोटेक्ट देयर जीन्स। यौन आकर्षण, जीन की चयन प्रणाली। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग हमें आकर्षक लगते हैं और कुछ नहीं? विज्ञान बताता है कि हमारा आकर्षण वास्तव में जेनेटिक सिग्नलिंग है। हमारा मस्तिष्क उन चेहरों, आवाजों और शरीर के संकेतों की ओर खींचता है जो स्वस्थ, मजबूत और अच्छे जीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सब अवचेतन, सबकॉन्शियस स्तर पर होता है। हम सोचते हैं दिल ने कहा, पर असल में जीन ने चुना। लव एट फर्स्ट साइट इज जीन्स रिकॉग्नाइजिंग themselves इन अनदर बॉडी। रोग, आदतें और व्यवहार, जीन की सीमाएं हमारी कई बीमारियां, यहां तक कि हमारी आदतें भी जीन के पैटर्न का परिणाम हैं। उदाहरण के लिए डिप्रेशन, एडिक्शन या गुस्से की प्रवृत्ति, ये सब उन पुराने सर्वाइवल प्रोग्राम्स के अवशेष हैं जो कभी हमारे पूर्वजों के लिए फायदेमंद थे। लेकिन आधुनिक दुनिया बदल गई है। अब वही प्रोग्राम कई बार हमारे खिलाफ काम करते हैं। हम ज्यादा खाते हैं क्योंकि हमारे जीन अब भी कमी के डर वाले युग से हैं। हम गुस्सा करते हैं क्योंकि हमारे भीतर अब भी ट्राइबल रक्षा का कोड सक्रिय है। यानी हम आधुनिक दुनिया में प्राचीन जीन के साथ जी रहे हैं। क्या हम अपने जीन से आजाद हो सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जीन हमें नियंत्रित करते हैं तो क्या हम अपने निर्णय खुद लेते हैं? डॉकिंस कहते हैं, हाँ, शायद कुछ हद तक। जीन हमें प्रवृत्ति देते हैं, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस हमें चयन देती है। उदाहरण के लिए, जीन हमें गुस्सा महसूस कराते हैं, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि हम उस गुस्से को कैसे इस्तेमाल करेंगे, विनाश के लिए या बदलाव के लिए। यानी जीन हमारी मशीन को बनाते हैं, पर नियंत्रण पूरी तरह उनसे बाहर नहीं है। हम वही प्राणी हैं जो अपने प्रोग्राम को समझकर उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। निष्कर्ष, मशीन जो खुद को जानती है, हम मशीन हैं, लेकिन ऐसी मशीन जो जानती है कि वह मशीन है।
यह जागरूकता ही हमारी असली शक्ति है। हमारे जीन हमें नियंत्रित करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझकर उनकी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। हम सहानुभूति चुन सकते हैं, जबकि जीन सिर्फ स्वार्थ जानता है। हम करुणा दिखा सकते हैं, जबकि जीन सिर्फ प्रजनन चाहता है। यही हमें अन्य सभी जीवों से अलग बनाता है। हमारे जीन ने हमें बनाया, लेकिन अब हमारे पास शक्ति है खुद को नया बनाने की। जीन की चालाकियां, धोखा, सहयोग और युद्ध कहानी अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां हमें दिखता है। प्रकृति के अंदर एक सुंदर संतुलन है, जो बाहर से देखने पर तो पवित्र लगता है, लेकिन भीतर झांकिए तो हर जीव, हर पौधा, हर कीट एक छिपे हुए युद्ध में लगा है। यह युद्ध किसी देश या धर्म का नहीं, यह युद्ध है जीनों का। वे एक दूसरे से लड़ते हैं, धोखा देते हैं, सहयोग करते हैं और हर पल नई रणनीति रचते हैं, सिर्फ एक मकसद से, अपने अस्तित्व को बनाए रखना। प्रकृति का अदृश्य खेल हम सोचते हैं कि प्रकृति संतुलित है, कि शेर हिरण को खाता है क्योंकि उसे भूख लगी है और हिरण भागता है क्योंकि वह जीवित रहना चाहता है। लेकिन इस साधारण दृश्य के पीछे असली खिलाड़ी हैं डीएनए के छोटे टुकड़े, जीन। हर शेर, हर हिरण अपने जीन का प्रतिनिधि है। अगर शेर सफल होता है तो उसका जीन आगे बढ़ता है, अगर हिरण बच जाता है तो उसका जीन आगे जाता है। इसलिए दोनों ही खेल रहे हैं एक रणनीति के साथ। धोखा और सहयोग, जीन की दो चालें, रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं। प्रकृति में धोखा और सहयोग दोनों ही जीन की रणनीति हैं। कभी कभी जीन यह तय करता है कि सहयोग ज्यादा फायदेमंद है। जैसे चींटियों की कॉलोनी में हर चींटी मिलकर काम करती है। कोई रानी होती है जो अंडे देती है, बाकी काम करती हैं। कोई रक्षा करती है, कोई भोजन लाती है। यह सब ऐसा लगता है जैसे परोपकार है, पर सच ये है उन सब का डीएनए एक ही है। जब रानी जीवित रहती है और संतान देती है, तो बाकी चींटियों का जीन भी जीवित रहता है। इसीलिए सहयोग असल में एक सेल्फिश निर्णय है जीन का। एल्ट्रुइज्म का असली मतलब हम अक्सर किसी को कहते सुनते हैं, वो बहुत निस्वार्थ इंसान है। लेकिन डॉकिंस कहते हैं, निस्वार्थता का भी एक स्वार्थ होता है। जब कोई जीव अपने साथी की मदद करता है, तो उसका जीन यह सोचता है, अगर मैं इसको बचाऊंगा तो मेरे जैसे जीन ज्यादा जीवित रहेंगे। इसे कहा जाता है किन सिलेक्शन थ्योरी। यानी आप अपने रिश्तेदारों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपके जीन साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पक्षी शिकारी को देखकर जोर से आवाज करता है, तो वो खुद खतरे में पड़ता है, लेकिन उसकी चेतावनी से उसके भाई बहन बच जाते हैं। यानी जीन सोचता है, मैं एक की जान देकर अपने जैसे तीन को बचा सकता हूं। सौदा बुरा नहीं है। रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, बदले में भलाई। लेकिन अगर कोई अजनबी आपकी मदद करे, उसमें भी जीन का स्वार्थ छिपा है। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म। मतलब, आज मैं तेरी मदद करूंगा, कल तू मेरी करेगा। जानवरों की दुनिया में यह खूब देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर वैम्पायर बैट, एक प्रकार का चमगादड़, रात में खून पीता है। अगर किसी दिन उसे खाना नहीं मिलता, तो दूसरा चमगादड़ उससे थोड़ा खून साझा कर देता है। लेकिन अगर कोई चमगादड़ लगातार लेता रहे और देता ना हो, तो अगली बार उसे कोई मदद नहीं करता। यानी सहयोग सिर्फ तब तक जब तक उसका फायदा हो। जीन हर वक्त गणना कर रहा है, कितना दिया, कितना मिला। प्रकृति के धोखेबाज अब आते हैं धोखे पर। प्रकृति में झूठ बोलना, छल करना, नकल करना आम है। कुछ पक्षी दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे रख देते हैं। जब वह मां उन अंडों को सेती है, तो वह अनजाने में किसी और के जीन की सेवा कर रही होती है। कुछ कीड़े फूल जैसे दिखते हैं ताकि मक्खियां उनके पास आएं और उन्हें परागण कर दें। यहां तक कि इंसान भी झूठ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी छवि सुधारने के लिए, प्यार पाने के लिए या समाज में ऊंचा दिखने के लिए। जीन का मकसद है किसी भी तरह अपना अस्तित्व बढ़ाना। सच और झूठ, अच्छाई या बुराई, ये सब सिर्फ रणनीतियां हैं। गेम थ्योरी, जीनों का गणित। डॉकिंस ने गणित का एक शानदार सिद्धांत जोड़ा, गेम थ्योरी। इसका मतलब है हर जीव खेल रहा है, जीवित रहने का, जीतने का और आगे बढ़ने का। कुछ हॉक की तरह आक्रामक, कुछ डर्व की तरह शांति प्रिय, और प्रकृति हमेशा एक संतुलन बनाती है। अगर सब हॉक बन जाएं तो सब मरेंगे, अगर सब डर्व बन जाएं तो कोई जीतेगा नहीं। इसलिए मिश्रण ही टिकता है।
यही है एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी, ईएसएस, विकास का संतुलन बिंदु, जहां हर रणनीति उतनी ही सफल होती है जितनी जरूरत हो। इंसानों में जीन की चालाकी। अब जरा इंसान पर लौटें। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारा हर निर्णय, भले ही वह नैतिक या दार्शनिक लगे, जैविक प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। क्यों हम सुंदर चेहरों की ओर आकर्षित होते हैं? क्यों हमें दूसरों की मदद करने में संतोष मिलता है? क्यों हमें किसी को धोखा देने के बाद गिल्ट महसूस होता है? क्योंकि ये सब वो सिस्टम है जो जीन ने इसीलिए बनाए ताकि समाज में स्थिरता रहे और प्रजनन के मौके बढ़ें। अच्छाई, बुराई, प्यार, सहयोग, सब जीन की सफल रणनीतियां हैं। युद्ध की जड़ें जब राष्ट्र एक दूसरे से लड़ते हैं, तो असल में ये विचारों और संसाधनों की लड़ाई होती है, लेकिन उसका जैविक मूल जीन से जुड़ा है। कबीले, जातियां, समुदाय, इनका निर्माण इसलिए हुआ ताकि हम और वे की पहचान बनी रहे। ये जीन की पुरानी आदत है, अपने जैसे जीन को सुरक्षित रखना, यानी इंसानों के युद्ध, सभ्यता की सीमाएं, यहां तक कि नफरत भी जीन की रणनीति का हिस्सा है। सहयोग की विजय पर यही जीन सहयोग भी सिखाते हैं, क्योंकि लंबे समय में सिर्फ लड़ाई से कोई नहीं जीतता। मनुष्य ने सभ्यता बनाई, कृषि, भाषा, व्यापार, इन सब के पीछे जीन की वही योजना थी, मिलकर टिके रहो। और धीरे धीरे जीन ने हमें एक नई शक्ति दी, बुद्धि, ताकि हम सिर्फ जैविक प्राणी न रहें, बल्कि विचारशील जीव बने। निष्कर्ष, स्वार्थी जीन, समझदार इंसान। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, जीन स्वार्थी हैं, लेकिन हम उनके वाहक होकर भी स्वार्थी नहीं रहना सीख सकते हैं। हम उनके प्रोग्राम को पहचान सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। अगर जीन ने हमें धोखा सिखाया, तो उसने सहयोग भी सिखाया। अगर उसने स्वार्थ दिया, तो सहानुभूति भी हमारी ही देन है। यानी इंसान वह प्राणी है जो अपने जैविक नियति से ऊपर उठ सकता है। प्रेम, परिवार और जीन का खेल कहते हैं। प्रेम सबसे पवित्र भावना है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेम भी एक जैविक प्रोग्राम है, एक ऐसी चालाक योजना जिसे जीन ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए बनाया है, तो शायद यह सुनकर आपको झटका लगे। पर यही तो द सेल्फिश जीन का असली जादू है। यह हमारी दुनिया को नए नजरिए से दिखाता है। प्रेम, परिवार, रिश्ते, त्याग, ये सब केवल भावनाएं नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे सुंदर गणित हैं। जीन का पहला उद्देश्य खुद को आगे बढ़ाना। हर जीव, हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा एक ही नियम से चलता है, अपने जीन को आगे बढ़ाओ। हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, आकर्षण, मोह, प्रेम, ईर्ष्या, जिम्मेदारी, सबका मकसद है कि हम उस व्यक्ति या समूह की रक्षा करें जो हमारे जैसे जीन लेकर चलता है। यही कारण है कि हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनमें हमारे जीन का अंश होता है। रिश्तों का विज्ञान, किन सिलेक्शन। रिचर्ड डॉकिंस ने इसे कहा किन सिलेक्शन थियोरी। इसका मतलब है किसी जीव का निस्वार्थ व्यवहार असल में अपने जीन के प्रति निष्ठा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने भाई की मदद करता है, तो वह असल में अपने 50% जीन की रक्षा कर रहा है, क्योंकि दोनों के डीएनए में आधा हिस्सा समान होता है। अगर कोई माँ अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को बचाती है, तो वह अपने जीन का 50% हिस्सा बचा रही होती है। यानी प्रेम और त्याग का मूल आनुवांशिक निवेश है। हम वही करते हैं जिससे हमारे जीनों का भविष्य सुरक्षित रहे। माता पिता का प्यार, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रणनीति। हर माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसके शरीर में लाखों परिवर्तन होते हैं, दर्द, बलिदान, जिम्मेदारी। फिर भी वह उस बच्चे के लिए सब कुछ कर गुजरती है। क्यों? क्योंकि बच्चे में उसके जीन हैं। वह जानती है वरना उसका जीवन सीमित है, पर उसके जीन उस बच्चे के जरिए जीवित रहेंगे। यानी मातृत्व सिर्फ भावना नहीं, एक जैविक निवेश है। बच्चे की हर मुस्कान, हर रोना मां के अंदर एक हार्मोनल प्रतिक्रिया पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, जो उसे उस बच्चे से और जोड़ते हैं। यह सब प्रकृति का तरीका है ताकि मां अपने जीन की सुरक्षा में कोई कमी न छोड़े। पिता का प्रेम, एक अलग गणित। अब सवाल उठता है, पिता का प्यार कहां से आता है? डॉकिंस कहते हैं, पिता का प्यार जैविक असुरक्षा से जन्म लेता है, क्योंकि मां को तो पक्का पता होता है कि बच्चा उसका ही है, पर पिता को नहीं। इसलिए नर जीवों में गॉर्डिंग इंस्टिंक्ट विकसित हुआ। वे अपनी साथी पर नजर रखते हैं,
उसे बचाते हैं, कभी कभी उस पर अधिकार जताते हैं। यह सब इसलिए ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि जिसे वह पाल रहा है वह उसी के जीन को आगे बढ़ा रहा है। भाई बहन का रिश्ता, सहयोग और संघर्ष परिवार के अंदर भी एक जंग चलती है। सिबलिंग राइवलरी, यानी भाई बहन की ईर्ष्या। एक बच्चा चाहता है कि माँ पिता का सारा ध्यान उसे मिले, क्योंकि उसका जीन कहता है मेरा अस्तित्व सबसे जरूरी है। लेकिन माता पिता के जीन कहते हैं सभी बच्चों को बराबर अवसर दो। यही टकराव परिवार में प्यार और ईर्ष्या दोनों को जन्म देता है। यानी परिवार एक छोटा सा युद्ध क्षेत्र है जहां जीन अपनी रणनीतियां खेल रहे हैं। प्रेम और आकर्षण की रसायन शास्त्र। अब बात करते हैं प्रेम की। वो जो दिल की धड़कन बढ़ा देता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वैज्ञानिक रूप से ये सब होता है डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की वजह से। ये तीनों रसायन हमारे दिमाग में प्यार का भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन असल में यह भ्रम नहीं, जीन की योजना है। वह चाहता है कि हम किसी साथी से जुड़ें, प्रजनन करें और अपने जीन को आगे बढ़ाएं। यानी प्यार में पड़ना एक जैविक रणनीति है। हम सोचते हैं दिल ने कहा, असल में जीन ने संकेत भेजा। साथी चुनने का विज्ञान। सेक्सुअल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ साथ एक और नियम भी चलता है, सेक्सुअल सिलेक्शन। मतलब जो आकर्षक है वो ज्यादा साथी पाएगा और उसके जीन ज्यादा फैलेंगे। इसलिए मोर की पूंछ, शेर की अयाल और इंसान का आत्मविश्वास, ये सब जैविक विज्ञापन है। मोर की पूंछ सुंदर दिखती है लेकिन भारी होती है और उसे खतरे में डालती है। फिर भी यह पूंछ मादाओं को बताती है, देखो मैं इतना ताकतवर हूं कि इतनी बड़ी पूंछ के साथ भी जीवित रह सकता हूं। यानी आकर्षण, सौंदर्य, स्टाइल सब जीन का विज्ञापन है। मोनोगमी और पॉलीगमी, प्रकृति की दो नीतियां। कुछ जीव एक साथी के साथ जीवन बिताते हैं, जैसे हंस या पेंगुइन। यह कहलाता है मोनोगमी, क्योंकि उनके लिए दोनों माता पिता की जरूरत होती है बच्चे को पालने में। दूसरी ओर कुछ प्रजातियां जैसे हिरण या गोरिल्ला कई साथियों के साथ संबंध बनाते हैं। यह कहलाता है पॉलीगमी। यहां नर जीव बस अपने जीन फैलाता है, पालन पोषण का काम मादा करती है। इंसान इन दोनों के बीच है, न तो पूरी तरह मोनोगमस न पूरी तरह पॉलीगमस। हमारा समाज और संस्कृति इन दो जैविक प्रवृत्तियों के बीच झूलती रहती है। प्यार की राजनीति, ईर्ष्या और विश्वासघात। क्यों हमें ईर्ष्या होती है? क्यों बेवफाई का डर इतना गहरा होता है? क्योंकि हमारे जीन असुरक्षित होते हैं। वे नहीं चाहते कि हमारी साथी किसी और के जीन को आगे बढ़ाए। इसलिए ईर्ष्या का भाव विकसित हुआ, एक रक्षा तंत्र के रूप में। और इसी के कारण निष्ठा, लॉयल्टी का भाव भी पैदा हुआ। यह सब नैतिकता नहीं बल्कि जीन की सुरक्षा प्रणाली है। मानव परिवार, जीन का सामाजिक प्रयोग। मनुष्य ने परिवार की संस्था बनाई। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, समाज, ये सब इसलिए ताकि हमारे जीन को स्थिर वातावरण मिले। परिवार, समाज, परंपरा, ये सब सेल्फिश जीन के लंबे खेल का हिस्सा हैं। डॉकिंस कहते हैं, जीन ने हमें ऐसा बनाया कि हम उनकी सुरक्षा के लिए समाज बनाएं और समाज ने हमें ऐसा बनाया कि हम उनके गुलाम बने रहें। क्या प्रेम सचमुच स्वार्थी है? अब सवाल है, क्या यह सब सुनकर प्रेम की पवित्रता खो जाती है? क्या प्यार, त्याग, स्नेह सिर्फ एक जैविक भ्रम है? नहीं। डॉकिंस खुद कहते हैं, जीन स्वार्थी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीव भी स्वार्थी ही हों। हम उन भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके स्रोत को पहचान सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। अगर जीन ने हमें प्यार दिया तो हमें यह शक्ति भी दी कि हम प्यार को अर्थपूर्ण बना सकें। हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकते हैं और यही मनुष्य होने का असली अर्थ है। परिवार, प्रेम और रिश्ते सिर्फ भावनात्मक कहानियां नहीं हैं, वे प्रकृति के महान समीकरण हैं। हर मुस्कान, हर आलिंगन, हर त्याग में हमारे जीन की आवाज गूंजती है। लेकिन हम वही अनोखी प्रजाति हैं जो उस आवाज को सुन भी सकते हैं और उसे चुनौती भी दे सकते हैं। आक्रामकता, प्रतियोगिता और शक्ति की जड़ें। मनुष्य स्वभाव से हिंसक है या शांतिप्रिय? ये सवाल सदियों से दर्शन, धर्म और विज्ञान की बहस का विषय रहा है। कुछ कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, समाज उसे बिगाड़ता है। कुछ कहते हैं
हिंसा हमारे डीएनए में है और रिचर्ड डॉकिंस का जवाब बड़ा स्पष्ट है। हिंसा, शक्ति और प्रतियोगिता, ये सब हमारे जीन की रणनीतियां हैं। जी हाँ, जो हम बुराई मानते हैं वो भी प्रकृति का एक गणित है। प्रकृति का नियम, प्रतिस्पर्धा। प्रकृति का सबसे बुनियादी नियम है कंपटीशन। हर पौधा, हर कीड़ा, हर जानवर, हर इंसान जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप सोचिए, अगर एक जंगल में 10 हिरण हैं और 5 ही जीवित रह सकते हैं, तो कौन बचेगा? वही जो तेज है, चौकन्ना है और अपने दुश्मनों को मात दे सकता है। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन डॉकिंस इसे बदलते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जीन, यानी प्रतिस्पर्धा असल में जीवों की नहीं, उनके जीनों की है। एग्रेशन, जीन की रक्षा प्रणाली। हर जीव के अंदर एक आक्रामकता का बीज है। यह बीज बुरा नहीं, यह रक्षक है। जब कोई शिकारी हमला करता है तो जीन चाहता है कि शरीर बचाव करे, इसीलिए हमें लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया मिलती है। शेर, सांप, इंसान, सब में यह सिस्टम है। कभी हम लड़ते हैं, कभी भागते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में जीन का मकसद एक ही है, अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना। हॉक डव थ्योरी, युद्ध और शांति का संतुलन। विकासवादी जीव विज्ञान में एक अद्भुत विचार है, हॉक डव गेम, जो बताता है कि आक्रामकता और शांति किस तरह प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। कल्पना कीजिए, 2 तरह के पक्षी हैं। हॉक, बाज, जो हमेशा लड़ाई करता है। डव, कबूतर, जो हमेशा शांतिपूर्ण रहता है। अगर सब हॉक बन जाए तो वे एक दूसरे को घायल कर देंगे। अगर सब डव बन जाए तो कोई किसी से कुछ नहीं जीतेगा। इसलिए प्रकृति ने दोनों को मिलाकर रखा है, थोड़े हॉक, थोड़े डव, क्योंकि यही है इवोल्यूशनरीली स्टेबल स्ट्रैटेजी। एक ऐसा संतुलन जिसमें कोई भी रणनीति दूसरों पर हावी नहीं हो सकती। यहां से हमें समझ आता है क्यों हर समाज में कुछ लोग योद्धा होते हैं और कुछ शांति दूत। यह जीन का प्राकृतिक वितरण है। मानव समाज में आक्रामकता की जड़ें। अब सवाल उठता है, मनुष्य इतना हिंसक क्यों है? क्यों इतिहास युद्धों, हत्या और संघर्षों से भरा है? उत्तर है, क्योंकि हमारा जीन युद्ध प्रिय है, लेकिन बुद्धिमान भी है। प्राचीन समय में अगर कोई कबीला कमजोर था तो दूसरे कबीले उस पर कब्जा कर लेते थे। जो कबीले आक्रामक थे वे बच गए और अपने जीन फैलाए। धीरे धीरे आक्रामक प्रवृत्ति हमारी नसों में उतर गई, लेकिन चूंकि हम सामाजिक जीव हैं तो हमने इस हिंसा को संयमित किया। हमने इसे नियम, धर्म और नैतिकता के रूप में ढाल दिया। डोमिनेंस हायरार्की, शक्ति का क्रम। हर समाज, हर समूह, हर जानवरों के झुंड में एक डोमिनेंस हायरार्की होती है, यानी कौन किससे ऊपर है, किसकी बात सुनी जाएगी, कौन संसाधनों पर नियंत्रण रखेगा। बंदरों के झुंड में, कुत्तों के झुंड में, यहां तक कि इंसानों के समाज में भी यह शक्ति संरचना दिखती है। जो सबसे मजबूत, चालाक और प्रभावशाली है वह अल्फा बनता है, बाकी उसके अधीन रहते हैं। यह कोई सामाजिक साजिश नहीं, यह जीन की रणनीति है। जो जीतेगा वही अपने जीन आगे बढ़ाएगा और बाकी उसके सेवक बनेंगे। आक्रामकता और सेक्स का संबंध। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादा आक्रामक और प्रभावशाली जीव अक्सर ज्यादा साथी प्राप्त करते हैं, यानी पावर बराबर मेटिंग सक्सेस। एक मजबूत नर गोरिल्ला कई मादाओं के साथ प्रजनन कर सकता है, जबकि कमजोर गोरिल्ला अकेला रह जाता है। इंसानों में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखता है। जो आत्मविश्वासी, संसाधन युक्त और सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली है वह साथी चुनने की दौड़ में आगे रहता है। जीन ने आक्रामकता को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि उसने प्रजनन की संभावना बढ़ाई। आक्रामकता बनाम सहयोग, लेकिन प्रकृति सिर्फ हिंसा पर नहीं टिकी। जैसे हर हॉक के लिए डव जरूरी है, वैसे ही हर समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों प्रवृत्तियां साथ चलती हैं। सहयोग भी एक ताकत है। अगर समूह में एक दूसरे से लड़ाई हो तो पूरा समूह नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीन ने सिखाया, सिर्फ तब लड़ो जब फायदा हो, बाकी समय सहयोग करो। यही कारण है कि मनुष्य प्रेम भी करता है और युद्ध भी। कभी वह निर्माण करता है, कभी विनाश। शक्ति का नशा। क्यों इंसान को शक्ति पसंद है? क्यों कोई नेता, राजा या अमीर व्यक्ति भी और ज्यादा शक्ति चाहता है? क्योंकि शक्ति का मतलब है नियंत्रण संसाधन पर, और संसाधन का मतलब है जीन के लिए सुरक्षा।
हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन शक्ति, नियंत्रण और सफलता पर खुशी की भावना पैदा करता है। यानी जीन ने यह व्यवस्था भी बनाई है कि सफलता का आनंद एक इनाम जैसा लगे, ताकि हम बार बार उस दिशा में दौड़ते रहें। युद्ध और राजनीति। जीन की आधुनिक रणनीति आज के युग में जीन तलवार से नहीं, विचारों, तकनीक और राजनीति से युद्ध लड़ते हैं। राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रभुत्व, यह सब एक नए रूप का जीन युद्ध है। अब यह खेल बुद्धि के स्तर पर लड़ा जा रहा है। एक देश दूसरे देश को हराने की बजाय उसके विचारों को प्रभावित करता है, उसके मीम्स बदलता है। यानी जीन ने अब अपनी लड़ाई डीएनए से उठाकर माइंड तक पहुंचा दी है। क्या आक्रामकता खत्म हो सकती है? शायद नहीं, क्योंकि यह हमारे अंदर इंस्टॉल की गई है। पर इंसान में एक खास बात है, वह अपने प्रोग्राम को समझ सकता है। अगर हम यह जान लें कि हमारी आक्रामकता, ईर्ष्या और लालच किस स्रोत से आती है, तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम वही प्रजाति हैं जो अपने जीन से ऊपर उठ सकती है। यही वह क्षण है जहां स्वार्थी जीन के भीतर सचेतन इंसान जागता है। हिंसा, प्रतियोगिता और शक्ति सिर्फ हमारी कमजोरियां नहीं हैं, ये हमारी विकास यात्रा के निशान हैं। हम वही प्राणी हैं जो एक ही समय में शेर भी हैं और साधु भी। हमारे अंदर युद्ध भी है और शांति का बीज भी। प्रकृति ने हमें दोनों दिए हैं ताकि हम चुन सकें। सेक्स, आकर्षण और जीन की प्रेम कथा कहते हैं, प्रेम सबसे पवित्र भावना है। लेकिन अगर रिचर्ड डॉकिंस से पूछा जाए तो वे कहेंगे, प्रेम भी जीन का एक सुंदर भ्रम है। जी हां, हम जो प्रेम, चाहत, आकर्षण महसूस करते हैं, वह असल में हमारे जीन की एक चाल है, एक रणनीति, ताकि वह खुद को आगे बढ़ा सके। आज के भाग में हम जानेंगे सेक्स और आकर्षण की जैविक कहानी, कैसे हमारे जीन प्रेम का नाटक रचते हैं और क्यों हर रिश्ते के पीछे एक जीन एजेंडा छिपा होता है। प्रकृति ने सेक्स क्यों बनाया? प्रकृति के पास जीवन फैलाने के कई तरीके थे। कुछ जीव बिना साथी के खुद को बांटकर नए जीव बना लेते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया या हाइड्रा। तो फिर सेक्स की जरूरत क्यों पड़ी? डॉकिंस कहते हैं, सेक्स जीन की सबसे चतुर खोज है, क्योंकि इससे दो व्यक्तियों के जीन मिलकर एक नया संयोजन बनाते हैं। यह विविधता, वेरिएशन पैदा करता है, और विविधता का मतलब है बेहतर अनुकूलन और जीवित रहने की संभावना। यानी सेक्स का असली उद्देश्य है जीन पूल को सुधारना। डीएनए का रोमांस कल्पना कीजिए। हर जीव के अंदर अरबों डीएनए अणु हैं जो मिलकर अपनी अगली पीढ़ी की योजना बना रहे हैं। वे सोचते हैं, किस जीन के साथ मिलकर मेरा भविष्य बेहतर बनेगा। जैसे कोई व्यवसायी सोचता है, कौन सा पार्टनर मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा। ठीक वैसे ही डीएनए भी सोचता है, किस साथी से मिलकर मेरी लाइन आगे बढ़ेगी। तो जब दो लोग आकर्षित होते हैं तो वह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, वह एक जैविक सिग्नल है कि हमारे जीन मैच कर रहे हैं। आकर्षण का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा, क्यों हमें कुछ चेहरे सुंदर लगते हैं? क्यों किसी की आवाज, गंध या चाल में जादू लगता है? विज्ञान बताता है कि ये सब जीनिक फिटनेस के संकेत हैं। चेहरे की समरूपता, समीकरण संकेत देती है कि व्यक्ति का विकास स्वस्थ तरीके से हुआ है। त्वचा की चमक और आंखों की साफी यह बताती है कि उसके अंदर कोई आनुवंशिक रोग नहीं है। गंध, फेरोमोन्स, यह संकेत देती है कि हमारे और उसके जीन का मिश्रण एक संतुलित और मजबूत संतान दे सकता है। तो जब आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, आपका मन नहीं, आपका डीएनए सोच रहा होता है, यह सही निवेश है। सेक्स, आहास, प्रजनन का सौदा। डॉकिंस का दृष्टिकोण बड़ा ठंडा लेकिन सटीक है। वे कहते हैं, सेक्स प्रेम नहीं है, यह जीनों के बीच समझौता है। नर और मादा दोनों ही अपने जीन को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य थोड़े अलग हैं। नर, मेल का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक संतानों में अपना जीन फैलाना। इसीलिए नर अक्सर कई साथियों की ओर आकर्षित होता है। मादा, फीमेल का लक्ष्य होता है सबसे योग्य साथी से संतान उत्पन्न करना, क्योंकि उसके पास अंडों की सीमित संख्या होती है। यानी प्रकृति ने दोनों को अलग अलग रणनीतियां दी। पुरुष फैलाव चाहता है और स्त्री चयन। सेक्सुअल सिलेक्शन, आकर्षण की प्रतियोगिता। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, हमें जीवित रखता है, लेकिन यौन चयन, सेक्सुअल सिलेक्शन, हमें सुंदर बनाता है। यानी हमारे शरीर, आवाज, रंग, रूप और आदतें सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं,
बल्कि आकर्षक दिखने के लिए भी विकसित हुई हैं। मोर की सुंदर पूंछ देखिए, वह उसे शिकारी से नहीं बचाती, बल्कि मादा को आकर्षित करती है। ये एक जोखिम भरा सौदा है, परंतु अगर इससे साथी मिल जाए तो जीन का लक्ष्य पूरा हो गया। इंसानों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हम सजते संवरते हैं क्योंकि हमारे जीन चाहते हैं कि हम चुने जाएं। प्रेम का भ्रम जब कोई कहता है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है, तो यह सुनने में आत्मिक लगता है। पर डॉकिंस कहते हैं, यह भावना भी एक जैविक उपकरण है, क्योंकि अगर नर और मादा सिर्फ प्रजनन के समय ही साथ आते, तो संतान की देखभाल कौन करता? प्रेम, लगाव और वफादारी जैसी भावनाएं इसलिए विकसित हुई ताकि दोनों माता पिता कुछ समय तक साथ रहें और संतान सुरक्षित रहे। यानी लव जीन का पेरेंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। प्रेम का नशा एक रासायनिक कॉकटेल है जिसमें डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन मिलकर हमें बंधन में बांधते हैं। ईर्ष्या और धोखा, जीन की जंग। अगर प्रेम जीन का उपकरण है, तो ईर्ष्या उसका सुरक्षा कवच। जब किसी को अपने साथी की वफादारी पर शक होता है, तो यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, यह जीनिक खतरा है। नर को डर होता है, कहीं मैं किसी और के जीन का पालन पोषण न कर रहा हूं। मादा को डर होता है, कहीं मेरा साथी संसाधन किसी और पर न खर्च कर दे। यानी ईर्ष्या, नियंत्रण और असुरक्षा, ये सब जीन के हितों की रक्षा के उपाय हैं। सौंदर्य और आकर्षण की सार्वभौमिकता। डॉकिंस बताते हैं कि आकर्षण के नियम लगभग सार्वभौमिक हैं। हर संस्कृति में कुछ समान संकेत मिलते हैं। स्वस्थ त्वचा, चमकदार बाल, युवा शरीर, आत्मविश्वास भरा व्यवहार, ये सब संकेत हैं कि व्यक्ति जेनेटिकली फिट है। यानी सौंदर्य कोई सामाजिक भ्रम नहीं, बल्कि जैविक गणना है। हमारे दिमाग में एक ब्यूटी डिटेक्टर है जो तुरंत तय करता है कौन प्रजनन के लिए उपयुक्त है। जीन बनाम चेतना, क्या हम मुक्त हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रेम, आकर्षण, ईर्ष्या सब जीन की चाल है, तो क्या इंसान की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, बची है? डॉकिंस कहते हैं, हम जीन की कठपुतलियां हैं, लेकिन बुद्धिमान कठपुतलियां। हम अपने जीन की स्क्रिप्ट को समझ सकते हैं और चाहे तो उससे ऊपर उठ सकते हैं। हम प्रेम को सिर्फ जैविक नहीं, आध्यात्मिक बना सकते हैं। यानी हम सेल्फिश जीन के नियमों को पहचान कर कॉन्शियस ह्यूमन के स्तर पर पहुंच सकते हैं। प्रेम की असली शक्ति। प्रेम का वैज्ञानिक विश्लेषण भले ठंडा लगे, पर इसकी गहराई कम नहीं होती, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रजनन का साधन नहीं, बल्कि विकास की एक दिशा है। प्रेम ने हमें साथ रहना सिखाया, परिवार बनाना सिखाया और अंततः सभ्यता की नींव रखी। शायद जीन ने हमें प्रेम दिया ताकि वह खुद अमर रह सके, पर अनजाने में उसने हमारे भीतर मानवता जगा दी। सेक्स, आकर्षण और प्रेम तीनों एक ही कहानी के हिस्से हैं। जीन ने उन्हें बनाया, पर इंसान ने उन्हें अर्थ दिया। हम वही प्रजाति हैं जो अपने जीन की योजना को जानती है और चाहें तो उससे ऊपर भी उठ सकती है। परोपकार, दया और बलिदान का विज्ञान कहते हैं, मनुष्य सबसे महान प्राणी है क्योंकि वह दूसरों के लिए जी सकता है। लेकिन क्या यह सचमुच निस्वार्थता है, या फिर इसके पीछे भी कोई जीनिक गणित छिपा है? रिचर्ड डॉकिंस ने जब कहा कि हर जीव स्वार्थी जीनों का वाहन है, तो सबसे बड़ा सवाल उठा, अगर हर चीज स्वार्थ पर आधारित है, तो दया, करुणा और बलिदान कहां से आए? आज का भाग उसी रहस्य को खोलेगा, जहां स्वार्थ और निस्वार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। परोपकार का भ्रम या रणनीति। जब कोई सैनिक देश के लिए मरता है, या कोई मां अपने बच्चे की खातिर भूखी रह जाती है, या कोई इंसान किसी अनजान व्यक्ति की मदद करता है, हम कहते हैं यह निस्वार्थता है। लेकिन डॉकिंस का तर्क है, परोपकार स्वार्थ का एक गहरा रूप है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसका व्यवहार जीनिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। वह अपने परिवार, समूह या प्रजाति के जीनों को लंबे समय तक जीवित रखता है। यानी दया और सहयोग भी एक जीन की रणनीति है। किन सिलेक्शन, रिश्तों का स्वार्थ विकासवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है। किन सिलेक्शन, रिश्तेदारी आधारित चयन। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति का व्यवहार तब फायदेमंद है अगर उससे उसके रिश्तेदारों के जीन बचते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदारों में आपके जीन का कुछ हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने भाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, तो यह निस्वार्थ नहीं, बल्कि जीन के स्तर पर स्वयं की रक्षा जैसा है, क्योंकि भाई में आपके 50% जीन हैं। अगर आप मरकर अपने 2 भाइयों को बचा लेते हैं,
तो कुल मिलाकर 100% जीन बच गए। डॉकिंस कहते हैं, एक जीन जो रिश्तेदार के लिए बलिदान को प्रोत्साहित करता है वह आबादी में फैल सकता है। वह जीन जो रिश्तेदारों के लिए बलिदान करवाता है समाज में फैल जाता है। हैमिल्टन का नियम, गणित में छिपी करुणा। विज्ञान ने परोपकार को भावनाओं से नहीं, गणित से समझा। W.D. हैमिल्टन ने एक प्रसिद्ध सूत्र दिया, R गुणा B अधिक से अधिक C, जहां R रिश्तेदारी की निकटता जेनेटिक है, रिलेटेडनेस, B इन आर लाभ बेनिफिट टू द रिसीवर, C इन आर लागत कॉस्ट टू द गिवर। यानी अगर किसी व्यक्ति का बलिदान उसके रिश्तेदारों के लिए कुल मिलाकर ज्यादा जीन बचा देता है तो वह व्यवहार एवोल्यूशनरली सक्सेसफुल कहलाएगा। इसलिए माँ का प्रेम, भाई की रक्षा या परिवार के लिए बलिदान, ये सब हैमिल्टनियन अल्ट्रुइज्म है। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, लेन देन वाला दया भाव। लेकिन सवाल है, हम तो अक्सर अजनबियों की भी मदद करते हैं जो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, तो वह क्यों? यहां आता है एक और सिद्धांत, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, यानी तू मेरे लिए अच्छा कर, मैं तेरे लिए करूंगा। यह लेन देन वाला परोपकार है। भले ही हमें इसका तुरंत लाभ न मिले, लेकिन भविष्य में वह व्यक्ति हमारी मदद करेगा। यह रणनीति उन प्रजातियों में दिखती है जो बार बार एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे इंसान, डॉल्फिन, बंदर। यानी सहयोग भी एक प्रकार का लंबे समय का निवेश है। टिट फॉर टैट, सहयोग की सर्वश्रेष्ठ रणनीति। विकासवादी खेल सिद्धांत में एक प्रसिद्ध प्रयोग हुआ था, प्रिजनर्स डिलेमा गेम। इसमें पाया गया कि सबसे सफल रणनीति है टिट फॉर टैट, यानी जैसा व्यवहार तुम्हारा वैसा मेरा। अगर कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप भी अच्छा करें, अगर कोई धोखा दे तो अगली बार आप भी उसे जवाब दें। इस रणनीति से विश्वास और सहयोग दोनों बढ़ते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसका व्यवहार लौट कर आएगा। यही कारण है कि मनुष्य ने न्याय, प्रतिशोध और नैतिकता की अवधारणाएं विकसित की। हम सहयोग करते हैं पर हम भूलते नहीं। मदद की भावना और सामाजिक प्रतिष्ठा। अब आइए एक आधुनिक दृष्टिकोण देखें। क्यों कोई व्यक्ति गरीबों को दान देता है या किसी संस्था को करोड़ों रुपए देता है जबकि उसे कोई सीधा लाभ नहीं होता? क्योंकि इससे उसे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। लोग कहते हैं वह महान है। यह प्रतिष्ठा एक प्रकार की सामाजिक पूंजी है जो बाद में उसे सुरक्षा, सम्मान और सहयोग के रूप में लाभ देती है। यानी गुड रेपुटेशन भी एक जीनिक संपत्ति है। डॉकिंस कहते हैं, अल्ट्रुइज्म सर्वाइव्स बेस्ट व्हेन इट इज नोटिस्ड। परोपकार तब सबसे सफल होता है जब समाज उसे देखता है। धर्म और नैतिकता की जड़ें। धर्म कहता है दूसरों की मदद करना पुण्य है, स्वार्थ छोड़ो, दया अपनाओ। लेकिन डॉकिंस कहते हैं धर्म ने केवल जीन की रणनीति को नैतिक रूप दे दिया है। नैतिकता का उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि यह समूह के अस्तित्व के लिए उपयोगी था। जो समाज एक दूसरे की मदद करते थे वे टिके रहे, जो केवल स्वार्थी थे वे बिखर गए। यानी धर्म, नैतिकता और दया जीन की सामूहिक रणनीति के सामाजिक संस्करण हैं। बलिदान, जीन की चरम रणनीति। कभी कभी कोई व्यक्ति दूसरों के लिए मर जाता है, यह लगता है पूर्ण निस्वार्थता, परंतु जीनिक दृष्टि से यह भी एक लॉजिकल मूव है, क्योंकि अगर उस बलिदान से पूरा परिवार, समूह या समुदाय बच जाता है तो उस व्यक्ति के जीन का हिस्सा उनमें जीवित रहता है। यही कारण है कि प्रकृति ने हमारे अंदर हीरोइक इंस्टिंक्ट डाला है। जब खतरा आता है तो कुछ लोग खुद को आगे कर देते हैं। यह सिर्फ साहस नहीं, यह विकास की भाषा में इंक्लूसिव फिटनेस कहलाता है। भावनाएं, जीन के संकेत तंत्र, डर, करुणा, अपराध बोध, गर्व, शर्म, ये सब हमारे जीन द्वारा विकसित बिहेवियरल अलार्म्स हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जीन ने ऐसा महसूस करवाने के लिए रसायन ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन छोड़े। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो अपराध बोध होता है ताकि हम समूह से अलग न पड़ें। यानी नैतिक भावनाएं समूह में सामंजस्य बनाए रखने की जैविक युक्तियां हैं। क्या सच्ची निस्वार्थता संभव है? यह सबसे दार्शनिक सवाल है। अगर हर दया, हर बलिदान कहीं ना कहीं जीन के लाभ से जुड़ा है, तो क्या सच्ची निस्वार्थता नाम की कोई चीज है? डॉकिंस मानते हैं सच्ची निस्वार्थता तभी संभव है जब चेतना अपने जीनिक आदेशों से ऊपर उठ जाए। जब इंसान यह समझता है कि वह सिर्फ एक जैविक मशीन नहीं
बल्कि एक सचेत प्राणी है, तभी वह सच्चे अर्थों में निस्वार्थ बन सकता है। यही वह क्षण है जहां जीव विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म एक दूसरे को छूते हैं। मानवता का अगला कदम परोपकार, दया और बलिदान हमारी प्रजाति की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमें जंगलों से उठाकर सभ्यता तक पहुंचाया। भले ही यह सब जीन के स्वार्थ से शुरू हुआ हो, परंतु अब यह हमारी चेतन पसंद बन चुका है। आज इंसान के पास इतनी समझ है कि वह कह सके, मैं अपने जीन से ऊपर हूं, और शायद यही मानवता की असली जीत है। परोपकार कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का गणित है। पर जब यह गणित चेतना से मिल जाता है तो वह करुणा बन जाता है। हमारे जीन भले स्वार्थी हों, पर हमारी आत्मा उनसे कहीं ज्यादा विशाल है। मीम, विचारों के जीन हमारे शरीर में अरबों जीन हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, जो जीवन को गढ़ते हैं। लेकिन हमारे मन में भी कुछ चलता है, विचार, विश्वास, परंपरा, संस्कृति। अब सवाल उठता है, क्या विचार भी वैसे ही फैलते हैं जैसे जीन फैलते हैं? रिचर्ड डॉकिंस ने 1976 में इसका जवाब एक नए शब्द से दिया, मीम, और यहीं से शुरू हुआ मानव सभ्यता के सबसे रहस्यमय विकास का अध्याय। जीन के बाद मीम का युग। मीम क्या है? डॉकिंस कहते हैं, जैसे जीन शरीर में यात्रा करता है, वैसे मीम मन में यात्रा करता है। जीन का माध्यम होता है डीएनए, मीम का माध्यम होता है मस्तिष्क और भाषा। जीन का उद्देश्य होता है अपने प्रतिरूप बनाना। मीम का उद्देश्य भी वही है, रेप्लिकेशन, यानी खुद को कॉपी करना। जैसे जीन शरीर के जरिए फैलते हैं, वैसे मीम विचारों, कहानियों, गीतों, धर्म, रीति रिवाज और इंटरनेट के जरिए फैलते हैं। मीम का जन्म डॉकिंस ने द सेल्फिश जीन की आखिरी पंक्तियों में लिखा। एक नया प्रतिकृति सिस्टम, रिप्लिकेटर, धरती पर जन्म ले चुका है। यह नया सिस्टम था मानव मस्तिष्क। यहां जीन अब अकेला नहीं रहा, अब उसने अपने जैसा एक नया रूप बना लिया, विचारों का रूप। जब कोई व्यक्ति कोई विचार सुनता है, समझता है और दूसरों को बताता है, तो वही विचार कॉपी होकर आगे बढ़ जाता है, यानी एक मीम का जन्म होता है। मीम के उदाहरण राम कथा, बुद्ध का धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब मीम हैं। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, ये भी मीम हैं। गाने, फैशन, मीम जोक्स, टिकटॉक, ट्रेंड्स, ये आधुनिक मीम हैं। हर वो चीज जो मन से मन में जाती है, जो खुद को दोहराती है और जीवित रहती है, वह मीम है। मीम कैसे जीवित रहते हैं? मीम भी ठीक जीन की तरह प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन से गुजरते हैं। हर मीम 3 आधारों पर टिकता है। 1, कॉपिंग फिडेलिटी, वह कितना सही ढंग से कॉपी होता है, जैसे कहानियां जो सुनते सुनते भी अपना मूल भाव नहीं खोती। 2, फेकंडिटी, उत्पादकता, वह कितनी तेजी से फैलता है, जैसे वायरल वीडियो या नारे, हर घर तिरंगा, यस वी कैन। 3, लॉन्जेविटी, दीर्घायु, वह कितने समय तक जीवित रहता है, जैसे गीता, कुरान, शेक्सपियर, सदियों से टिके हुए मीम। मीम्स का लक्ष्य भी वही है, जीवित रहना और फैलना। धर्म और विचार सबसे शक्तिशाली मीम, डॉकिंस कहते हैं, धर्म मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली मीम है, क्योंकि यह लोगों के मन में भय, आशा और अर्थ तीनों को जोड़ता है। धर्म के मीम खुद को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते हैं, कभी कथाओं के रूप में, कभी अनुष्ठानों के रूप में। ये मीम इतने मजबूत हैं कि कभी कभी जीनिक स्वार्थ से भी ऊपर चले जाते हैं। लोग धर्म के लिए अपनी जान दे देते हैं, यानी एक विचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। यह दिखाता है कि अब पृथ्वी पर सत्ता केवल जीनों की नहीं, मीमों की भी है। संस्कृति, शाफ्रेनॉर्न, मीम्स का इकोसिस्टम, जैसे जीव जगत में जीन मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, वैसे ही मनुष्य के समाज में मीम्स मिलकर संस्कृति बनाते हैं। हर संस्कृति मीम्स का एक जाल, नेटवर्क है। भाषा, परंपरा, नृत्य, संगीत, फैशन, यह सब मिलकर तय करते हैं कि समाज कैसा होगा। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, मीम्स भी म्यूटेट होते हैं, नई पीढ़ियों के हिसाब से बदलते हैं। यह एक सांस्कृतिक विकास, कल्चरल एवोल्यूशन है, जो जैविक विकास से कहीं तेज चलता है। इंटरनेट युग के मीम्स, आज मीम्स ने नई दुनिया बना दी है। सोशल मीडिया, रील्स, वायरल ट्रेंड्स, हर जगह विचारों की जंग चल रही है। एक मीम 10 सेकंड में करोड़ों दिमागों में जा सकता है। अब विचारों का विकास डीएनए से नहीं, डेटा से हो रहा है। इंटरनेट ने मीम्स को वही ताकत दी है जो अरबों साल पहले
प्रकृति ने जीन को दी थी, रेप्लिकेशन पावर। अब सवाल यह नहीं कि कौन सा विचार सही है, बल्कि कौन सा विचार अधिक वायरल है। मीम्स की जंग, हर मीम चाहता है मुझे अपनाओ। वह ध्यान चाहता है, विश्वास चाहता है, अनुयायी चाहता है। इसलिए विचारों की दुनिया अब युद्ध भूमि बन चुकी है। एक तरफ स्वतंत्रता का मीम, दूसरी तरफ आस्था का मीम। एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ षड्यंत्र। विचार भी अब जीनों की तरह सर्वाइवल फाइट में हैं। डॉकिंस कहते हैं विराली विचार बिल्कुल वायरस की तरह व्यवहार करते हैं। वायरल विचार वायरस जैसे ही व्यवहार करते हैं। जो दिमागों को संक्रमित कर लेते हैं वे फैलते हैं। जो उबाऊ या अप्रासंगिक हो जाते हैं वे मिट जाते हैं। मनुष्य व जीन और मीम का संगम हम दो स्तरों पर बने हैं। शरीर में जीन और दिमाग में मीम। जीन हमें बताते हैं खाओ, बचो, प्रजनन करो। मीम हमें बताते हैं सोचो, विश्वास करो, सृजन करो। हमारा जीवन इन दोनों शक्तियों के बीच का संतुलन है। एक हमें जीवित रखता है, दूसरा हमें अर्थ देता है। मीम की नैतिकता। परंतु एक सवाल उठता है, अगर मीम्स जीनों जैसे स्वार्थी हैं तो क्या वे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, कई मीम्स जैसे कट्टरता, नफरत, अंधविश्वास मानवता को बांट देते हैं। वे फैलते हैं क्योंकि वे भावनाओं को छूते हैं, भले ही वे तर्कहीन हों। इसलिए डॉकिंस चेतावनी देते हैं हमें अपने मन को भी वैसा ही स्वच्छ रखना होगा जैसे शरीर को रखते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक मीम इंक्यूबेटर है। जो भी विचार हम उसमें डालते हैं वही हमारी दुनिया बन जाता है। मानवता का भविष्य। जीन से ऊपर, मीम से परे। अब विकास दो स्तरों पर चल रहा है, जीनिक और मीमिक। एक तरफ शरीर विकसित हो रहा है, दूसरी तरफ चेतना। पर असली प्रश्न यह है, क्या हम अपने जीन और मीम दोनों से ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कौन सा विचार मुझे नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि वही क्षण मनुष्य को साधारण प्राणी से सचेत अस्तित्व बनाता है। मानवता का सृजनात्मक मोड डॉकिंस मानते हैं। मीम ने हमें कला, धर्म, विज्ञान और सभ्यता दी। अब हमें यह तय करना है कि हम अपने मीम्स का चयन कैसे करें। क्या हम नफरत फैलाने वाले मीम्स को पोषित करेंगे या सहयोग और करुणा वाले मीम्स को? क्योंकि अब हमारा अस्तित्व सिर्फ जीन पर नहीं, बल्कि विचारों की दिशा पर निर्भर है। हम सब चलती फिरती दोहरी मशीनें हैं, एक डीएनए द्वारा निर्मित, दूसरी विचारों द्वारा नियंत्रित। जीन हमें पैदा करते हैं, मीम हमें आकार देते हैं। और शायद मानवता की असली यात्रा तभी शुरू होती है जब हम इन दोनों को पहचान कर अपनी चेतना की कमान खुद थाम लेते हैं। स्वार्थी जीन से परे मानवता की अगली छलांग कहते हैं हम अपने जीन के गुलाम हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यह संभव है कि एक दिन हम अपने जीन और मीम दोनों के नियंत्रण से ऊपर उठ जाएं? रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन भले ही स्वार्थ की कहानी लगती हो, पर उसका अंतिम संदेश स्वार्थ से मुक्ति का है। यह कहानी इस बात की नहीं कि जीन कैसे हमें चलाते हैं, बल्कि इस बात की है कि क्या हम अपने भीतर की उस प्रोग्रामिंग को पहचान सकते हैं जो हमें चलाती है। स्वार्थ की पहचान, मुक्ति की शुरुआत। हर जीव के भीतर जीवन का एक सरल सूत्र छिपा है, जियो और फैलो, यानी अपने जीन को बचाए रखो। यह वही स्वार्थ है जो हर पौधे, हर जीव, हर मनुष्य में मौजूद है। लेकिन इंसान में कुछ अलग है, सचेतना, कॉन्शियसनेस। हम जानते हैं कि हम जानते हैं। हम अपने अंदर की इच्छा, लालच और क्रोध को देख सकते हैं, और यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है। विकास का अगला चरण, सचेत विकास। डार्विन का विकास सिद्धांत कहता है प्रकृति ने सबको चयन के जरिए बदला, पर अब इंसान उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह खुद चयन कर सकता है। यह नया युग है, कॉन्शियस एवोल्यूशन, सचेत विकास। अब हमें यह तय करना है कि कौन से जीन और कौन से मीम हमारे भविष्य का हिस्सा बनेंगे। अब यह प्रकृति नहीं तय करेगी, हम खुद करेंगे। मानवता का आत्मज्ञान, हम कौन हैं? डॉकिंस कहते हैं हमारे भीतर जीन का एक साम्राज्य चलता है, पर वही जीन हमें इतना बुद्धिमान बनाते हैं कि हम उस साम्राज्य से बाहर झांक सकें। सोचिए, एक जीन जिसने हमें स्वार्थी बनाया, उसी ने हमें नैतिक होने की शक्ति भी दी। क्योंकि नैतिकता जैविक रूप से लाभदायक नहीं लगती, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। हम करुणा महसूस करते हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं,
यहां तक कि अजनबियों के लिए बलिदान दे देते हैं। यही है सेल्फिश, स्वार्थ के परे नैतिकता। अगर जीन केवल अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, तो करुणा, सहानुभूति और दया कहां से आई? डॉकिंस बताते हैं, यह एक जटिल सहयोग का परिणाम है। विकास ने हमें यह सिखाया कि एक साथ जीना अकेले जीने से अधिक टिकाऊ है। पर जब चेतना आई, तो हमने उस नियम को नैतिकता में बदल दिया। अब हम सहयोग केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि अच्छा होने के लिए करते हैं। हम वह प्रजाति हैं जो खुद को गलत कह सकती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्वार्थी जीन से परे मानवता की चेतना कल्पना कीजिए। एक दिन जब कोई बच्चा किसी भूखे को खाना देता है, तो उसके भीतर के जीन नहीं, उसकी चेतना काम कर रही होती है। वह उस स्वार्थ से ऊपर उठ चुका है जो प्रकृति ने उसमें डाला था। यही वह क्षण है जहां द सेल्फिश जीन समाप्त नहीं होती, बल्कि मानवता की नई शुरुआत होती है। हम अपने जीन के कैदी नहीं, बल्कि उनके ऊपर उठने वाले कलाकार हैं। सृजन की क्षमता, प्रकृति से प्रतिस्पर्धा। डॉकिंस कहते हैं, प्रकृति ने हमें बनाया, अब हम प्रकृति को बना सकते हैं। हम अब केवल विकास का परिणाम नहीं, विकास के निर्माता हैं। जीन एडिटिंग, एआई, कृत्रिम जीवन, सिंथेटिक बायोलॉजी, अब इंसान खुद प्रकृति के कोड से खेल रहा है। यह भयानक भी है और महान भी। भयानक अगर हम यह भूल जाएं कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। महान अगर हम इसे दर्द और विनाश के बजाय सृजन और करुणा के लिए इस्तेमाल करें। मीम से परे मनुष्य। आत्म विकास का युग मीम ने हमें संस्कृति दी, पर अब वही मीम हमें बांट रहे हैं। धर्म, राजनीति, जाति, विचारधाराएं, ये सब मीमेटिक युद्ध हैं। हर विचार अपने अनुयायियों की खोज में है, पर सच्चा मनुष्य वह है जो मीम से मुक्त होकर सोच सके। यही है सेल्फ अवेयर बीइंग का जन्म, जो कह सके, ये विचार मेरा नहीं, ये विचार बस मुझसे होकर गुजरा है। जब हम विचारों के मालिक बन जाते हैं, तो हम मीम के नहीं, अर्थ के दास बनते हैं। नए मानव की परिभाषा। भविष्य का मनुष्य कैसा होगा? वह जो न केवल अपने शरीर को, बल्कि अपने विचारों को भी इवॉल्व करेगा, जो अपनी भावनाओं को समझेगा, न कि उनसे बह जाएगा, जो सहयोग को शक्ति मानेगा, न कि कमजोरी, जो सत्य को चुनेगा, चाहे वह आरामदेह न हो। वह मनुष्य सेल्फिश जीन से नहीं, सेल्फलेस माइंड से चलेगा। सेल्फलेस माइंड। नई चेतना का जन्म कल्पना करें। एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपने जीन के स्वार्थ को पहचानते हुए भी एक दूसरे के लिए त्याग करें। जहां विज्ञान और आध्यात्म टकराए नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझें। जहां मीम नहीं, मीनिंग सबसे शक्तिशाली शक्ति हो। वही होगी मानव विकास की अगली छलांग। अंतिम विचार। हम अपने निर्माता हैं। डॉकिंस ने लिखा था, हम ही वे एकमात्र जीव हैं जो यह समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमें कैसे बनाया, और यही समझ हमें अपने भाग्य का मालिक बनाती है। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि जीन क्या चाहते हैं, बल्कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम अपने स्वार्थी जीन की दिशा बदल सकते हैं? हाँ, अगर हम चेतना से जी, क्योंकि चेतना ही एकमात्र शक्ति है जो स्वार्थ से परे जाती है। समापन। जीवन का अर्थ। हम सब एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जो अरबों साल पुरानी है। इस कहानी में जीन ने जीवन को जन्म दिया, पर अब चेतना उस कहानी का नया अध्याय लिख रही है। हम अब अपने जीन के सिर्फ वाहक नहीं, हम अपने जीन से बने हैं, पर हमारे विचार हमें बनाते हैं। और अगर हम सचेत हों, तो हम वह भी बन सकते हैं जो हमने कभी कल्पना नहीं की।